कल्पना कीजिए, एक सुबह आप उठते हैं और कोई आपसे आपका नाम छीन लेता है। आपकी नौकरी, आपका डेजिग्नेशन, आपकी डिग्री, आपका सोशल स्टेटस, आपका धर्म, आपकी नेशनैलिटी, यहाँ तक कि लोगों की आपके बारे में राय भी। अब बताइए, आप कौन हैं? और एक दूसरा प्रश्न, थोड़ा अधिक अनकंफर्टेबल, जिन विचारों को आप कहते हैं यह मेरी सोच है, क्या आपने कभी जांचा है कि वास्तव में आपकी सोच है भी, या आप उन्हें फैमिली, सोसाइटी, न्यूज़, सोशल मीडिया और अपने आसपास की भीड़ से उधार लिया है? क्या होगा यदि आपके भीतर रहने वाला सबसे रहस्यमय व्यक्ति कोई अजनबी नहीं, आप स्वयं हो? और यही है कार्ल यंग की पुस्तक द अनडिस्कवर्ड सेल्फ, एक ऐसी किताब जो आपसे यह नहीं पूछती कि दुनिया आपको कितना जानती है, वह पूछती है आप स्वयं को कितना जानते हैं। वह आदमी जो अपनी पूरी जिंदगी स्वयं से नहीं मिला, मान लीजिए एक व्यक्ति है, सुबह उठता है, फोन देखता है, ऑफिस जाता है, मीटिंग्स करता है, टारगेट्स पूरे करता है, बिल्स भरता है, परिवार संभालता है, वीकेंड पर बाहर जाता है, सोशल मीडिया स्क्रॉल करता है, कभी हंसता है, कभी परेशान होता है और फिर सो जाता है। उसकी जिंदगी गलत नहीं है, वह रिस्पॉन्सिबल है, फंक्शनल है, शायद सक्सेसफुल भी। लेकिन एक रात अचानक उसके भीतर एक प्रश्न उठता है, मैं यह सब किसके लिए कर रहा हूं? और उससे भी खतरनाक प्रश्न, जो जिंदगी मैं जी रहा हूं, क्या मैंने इसे चुना था, या मैं बस उस रास्ते पर चलता गया जिस पर सभी लोग चल रहे थे? स्कूल, डिग्री, जॉब, प्रमोशन, हाउस, कार, स्टेटस, रिटायरमेंट, और फिर एक दिन मृत्यु। क्या बस यही पूरी कहानी है, या इस सामाजिक आइडेंटिटी के नीचे कोई दूसरा व्यक्ति भी मौजूद है? एक ऐसा व्यक्ति जिससे हमारी मुलाकात ही नहीं हुई। यंग की द अनडिस्कवर्ड सेल्फ इसी भूले हुए व्यक्ति की खोज है। पुस्तक का मूल तनाव इंडिविजुअल और मास सोसाइटी के बीच है। वह मनुष्य जो अपनी विशिष्टता को पहचानता है, और वह मनुष्य जो धीरे धीरे केवल भीड़ की एक इकाई बन जाता है। एवरेज आदमी जो वास्तविकता में शायद है ही नहीं। यंग पुस्तक की शुरुआत में एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम उठाते हैं। साइंस को जनरल रूल्स चाहिए, स्टैटिस्टिक्स को एवरेज चाहिए, सोसाइटी को कैटेगरीज चाहिए, लेकिन एक जीवित मनुष्य एवरेज नहीं होता। यंग इसी बात को समझाने के लिए पत्थरों के औसत वजन जैसा उदाहरण इस्तेमाल करते हैं। अगर बहुत सारे पेबल्स का एवरेज वेट निकाल दिया जाए तो जरूरी नहीं कि उस एग्जैक्ट एवरेज वेट का कोई वास्तविक पेबल वहां मौजूद हो। इसे अपने जीवन पर लगाकर देखिए। आपकी उम्र क्या है, आपकी सैलरी क्या है, आप किस सिटी में रहते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी मैरिटल स्टेटस क्या है, आप किस प्रोफेशन में हैं। इन सभी आंसर्स के बाद क्या मैं आपको जान गया? नहीं, मैंने आपका डाटा जान लिया, आपको नहीं। डाटा डिस्क्राइब्स यू, इट डज नॉट डिस्कवर्स यू। आपकी जिंदगी के कुछ ऐसे मोमेंट्स होंगे जिनका कोई एक्सेल शीट नहीं बन सकता। एक ह्यूमिलिएशन जिसने आपको बदल दिया, एक प्रेम जिसे आपने कभी बताया नहीं, एक सपना जिसे आपने छोड़ दिया, एक डर जिसके बारे में आपके परिवार को भी नहीं पता, किसी व्यक्ति का एक सेंटेंस जो 10 साल बाद भी आपके भीतर मौजूद है। यही आपकी इंडिविजुअलिटी का हिस्सा है। और यंग का प्रश्न है, जब सोसाइटी हमें कैटेगरीज में समझने लगती है और हम स्वयं भी अपने आप को कैटेगरीज में समझने लगते हैं, तो क्या हम धीरे धीरे वास्तविक व्यक्ति को खो देते हैं? अभी अपने मन में 3 आंसर्स दीजिए। आप क्या काम करते हैं? आपकी फैमिली में आपकी क्या भूमिका है? दुनिया आपको किस तरह का व्यक्ति मानती है? अब इन तीनों को हटा दीजिए, फिर पूछिए, मैं कौन हूं? यदि आंसर तुरंत नहीं आता तो शायद
यही इस पुस्तक की शुरुआत है। एक अकेला व्यक्ति अनसर्टेनिटी से डरता है। हम जानते हैं, हम जानना चाहते हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या पहनना चाहिए, किसे पसंद करना चाहिए, किसे क्रिटिसाइज करना चाहिए, सक्सेस कैसी दिखती है, लाइफ कब सेटल मानी जाएगी। और भीड़ रेडीमेड आंसर देती है, सब यही कर रहे हैं, आजकल यही चलता है, इस उम्र तक यह हो जाना चाहिए, लोग क्या कहेंगे। ध्यान दीजिए, मानव इतिहास की सबसे पावरफुल सेंटेंसेस में से एक शायद यही है, सब लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि उसके बाद सोचने की जरूरत कम हो जाती है, आप केवल फॉलो करते हैं। यंग ने यह पुस्तक 1950s की राजनीतिक और सामाजिक एंजाइटीज के संदर्भ में लिखी थी और मास मूवमेंट्स तथा स्टेट पावर के सामने इंडिविजुअल जजमेंट के कमजोर पड़ने को लेकर चिंतित थे। आज उस प्रश्न को अपने समय में रखिए। यंग ने इंस्टाग्राम नहीं देखा, उन्होंने यूट्यूब शॉर्ट्स नहीं देखे, एल्गोरिदम्स की मॉडर्न दुनिया उनके सामने नहीं थी। इसलिए जो मैं अब कह रहा हूं वह आज के संदर्भ में इस यंगियन क्वेश्चन का एप्लीकेशन है, पुस्तक का लिटरल क्लेम नहीं। आज भीड़ हमेशा सड़क पर नहीं होती, भीड़ आपकी स्क्रीन में भी हो सकती है। ट्रेंडिंग टॉपिक, वायरल ओपिनियन, कमेंट सेक्शन, रिकमेंडेशन फीड, इन्फ्लुएंसर लाइफस्टाइल। आप केवल कंटेंट नहीं देख रहे, कंटेंट धीरे धीरे आपको शेप कर रहा है। एक ट्रेंड आता है, हजारों लोग एक ही ओपिनियन बोलते हैं, आप सुनते सुनते सोचते हैं, हाँ शायद मैं भी यही मानता हूं। लेकिन स्वयं से पूछिए, क्या मैंने इस विचार पर इंडिपेंडेंटली सोचा है या रेपुटेशन को ट्रुथ समझ लिया। एक छोटा एक्सपेरिमेंट, अगली बार जब आप किसी मुद्दे पर बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करें, तुरंत कमेंट मत कीजिए, अपने आप से पूछिए, यह ओपिनियन कैसे बना? मैंने ओरिजिनल इंफॉर्मेशन देखी या किसी दूसरे की इंटरप्रिटेशन देखी? क्या मैं इसके अपोजिट आर्गुमेंट को कामली सुन सकता हूं? तो संभव है कि ओपिनियन आपका कम और ग्रुप आइडेंटिटी का अधिक हो गया हो। यंग हमें रेबल बनने के लिए नहीं कह रहे कि केवल भीड़ के अपोजिट चलना ही इंडिविजुअलिटी है। हर बात में विरोध करना भी एक नई डिपेंडेंसी हो सकती है। यदि भीड़ कहे दाएं जाओ और आप केवल इसलिए बाएं जाएं क्योंकि भीड़ ने दाएं कहा, तब भी आपकी दिशा भीड़ ही तय कर रही है। रियल इंडिविजुअलिटी क्या है? देखना, सोचना और फिर कॉन्शियसली चुनना। क्या आपकी जिंदगी आपकी है? अब फिलॉसफी छोड़िए, अपनी जिंदगी पर आइए। आपने अपना करियर क्यों चुना? क्योंकि आपको वो पसंद था, या क्योंकि उसमें जॉब थी, या फैमिली ने कहा, या सोसाइटी ने उसे रेस्पेक्टेबल माना? आप जिस शहर में रह रहे हैं, क्या आपने कॉन्शियसली चुना? जिस लाइफस्टाइल के पीछे भाग रहे हैं, क्या वह आपका अपना सपना है, या एडवर्टीजमेंट्स ने आपको बताया कि सक्सेसफुल आदमी ऐसा दिखता है? आप जिस प्रमोशन के लिए दिन रात तनाव लेते हैं, क्या वह प्रमोशन मिलने के बाद आपकी जिंदगी सच में बेहतर होगी, या केवल अगला डेजिग्नेशन मिल जाएगा और फिर अगले डेजिग्नेशन की भूख? यह एक सबटल डिफरेंस है। यंग का मैसेज जिम्मेदारियों से भागना नहीं है। सेल्फ डिस्कवरी का अर्थ नौकरी छोड़ देना, परिवार छोड़ देना, पहाड़ों पर चले जाना या अचानक कहना अब मैं अपना रियल सेल्फ खोजूंगा नहीं। कई बार यह भी ईगो का नया ड्रामा हो सकता है। प्रश्न यह नहीं मैं सब छोड़ दूं, प्रश्न है जो मैं कर रहा हूं उसमें मैं कहां हूं। क्या आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है, सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर भी भीतर से कोई आवाज कहती है कुछ मिसिंग है, सैलरी है, फैमिली है, रिस्पेक्ट है, लेकिन स्ट्रेंज एम्प्टीनेस है। उस एम्प्टीनेस को तुरंत इनग्रेटिट्यूड मत समझिए। कभी कभी वह प्रश्न हो सकती है, एक इनर क्वेश्चन, जिस व्यक्ति को तुम बनाते रहे क्या वह सच में तुम हो? मैन एंड इट्स सिंबल्स में हमने शैडो की बात की थी, लेकिन द अनडिस्कवर्ड सेल्फ इस प्रश्न को और अनकंफर्टेबल बनाती है। सेल्फ नॉलेज सिर्फ स्ट्रेंथ जानना नहीं है,
आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम ऑनेस्ट, आई एम केयरिंग, आई एम प्रैक्टिकल। बहुत अच्छा। लेकिन जब आप जेलस होते हैं तब आप कौन हैं? जब कोई आपसे आगे निकल जाता है तब? जब कोई आपकी इंसल्ट करता है तब? जब आपको पावर मिलती है तब? जब कोई आपको देख नहीं रहा होता तब? जब आप कहते हैं मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता, यहीं से यंग का प्रश्न और इंटरेस्टिंग हो जाता है। सेल्फ नॉलेज का अर्थ स्वयं को अच्छा साबित करना नहीं, स्वयं को पूरा देखना है। एक व्यक्ति कहता है मैं बहुत शांत हूं, लेकिन शायद वह शांत नहीं, वह कन्फ्रंटेशन से डरता है। दूसरा कहता है मुझे पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी दूसरे की सक्सेस देखते ही उसका मूड खराब हो जाता है। तीसरा कहता है मैं लोगों की मदद करता हूं, लेकिन यदि धन्यवाद ना मिले तो रिसेंटमेंट शुरू हो जाता है। अब प्रश्न, क्या काइंडनेस के भीतर अप्रूवल की आवश्यकता भी हो सकती है? क्या एम्बिशन के भीतर इनसिक्योरिटी भी हो सकती है? क्या मोरालिटी के भीतर सुपीरियरिटी छिपी हो सकती है? क्या ह्यूमिलिटी के भीतर फियर छिप सकता है? ये क्वेश्चंस कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन यही पॉइंट है। यदि सेल्फ नॉलेज हमें हमेशा अच्छा महसूस कराए तो शायद हम केवल फ्लैटरिंग स्टोरी सुन रहे हैं। रियल सेल्फ नॉलेज कभी कभी हमें अपने बारे में वह दिखाती है जो हम देखना नहीं चाहते। जब हम अपने अंधकार को दूसरे व्यक्ति में देखते हैं, ऑफिस में कोई व्यक्ति आपको बिल्कुल पसंद नहीं, उसकी आवाज सुनते ही इरिटेशन, उसका सक्सेस देखकर एनॉयंस, वह कुछ खास करता भी नहीं लेकिन उसकी प्रेजेंस डिस्टर्ब करती है। अब दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहली, वह वास्तव में इरिटेटिंग हो सकता है, लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी, क्या वह आपके भीतर कुछ एक्टिवेट करता है? शायद वह कॉन्फिडेंटली नहीं कहता है और आप जीवन भर लोगों को प्लीज करते रहे, इसलिए उसका कॉन्फिडेंस आपको एरोगेंस लगता है। शायद वो ओपनली एम्बिशियस है और आपने अपनी एम्बिशन को मॉरल सुपीरियरिटी के पीछे छिपा रखा है। शायद वह अटेंशन चाहता है और आपको भी अटेंशन चाहिए, लेकिन अपने स्वयं को यह इच्छा रखने की परमिशन नहीं दी। इसका अर्थ यह नहीं कि हर डिसलाइक प्रोजेक्शन है, लेकिन डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन एक सवाल जरूर बन सकती है। अभी एक व्यक्ति सोचिए जिसे देखकर आपकी एनर्जी बदल जाती है। नाम मत बोलिए, बस चेहरा याद कीजिए। अब पूछिए उसमें कौन सी क्वालिटी मुझे सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करती है। और फिर सबसे कठिन प्रश्न, क्या उसका कोई छोटा रूप मेरे भीतर भी है? यही कारण है कि यंगियन साइकोलॉजी दूसरों की एनालिसिस से ज्यादा स्वयं की एनालिसिस में अनकंफर्टेबल हो जाती है। दूसरों को लेबल करना आसान है, सेल्फ को देखना कठिन। जंग वास्तव में किसी और इशारा कर रहे थे। पुस्तक में यंग रिलीजन को मास माइंडेडनेस के काउंटर बैलेंस के रूप में डिस्कस करते हैं। उनकी फ्रेमिंग में एम्फेसिस किसी व्यक्ति के गहरे ट्रांसेंडेंट रिलेशन और व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर है, केवल बाहरी इंस्टीट्यूशनल बिलोंगिंग पर नहीं। यहां बहुत सावधानी से समझना होगा इस डिस्कशन को। किस धर्म को सही मानना चाहिए, कौन सा बिलीफ श्रेष्ठ है, ऐसी डिबेट मत बदलिए। यंग का साइकोलॉजिकल प्रश्न अलग है। क्या आपके जीवन में कोई ऐसी वैल्यू है जो पॉपुलैरिटी से बड़ी है? कोई प्रिंसिपल जो भीड़ बदलने पर नहीं बदलता? कोई इनर रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे आप तब भी निभाएंगे जब कोई आपको देख नहीं रहा? क्योंकि यदि मोरालिटी केवल सोशल अप्रूवल पर आधारित है तो ऑडियंस बदलते ही मोरालिटी भी बदल सकती है। जब सभी लोग क्लैप कर रहे हैं तब सही काम करना आसान है, लेकिन जब सही काम करने पर आपको अकेला होना पड़े तब आपकी आइडेंटिटी कहां से स्ट्रेंथ लेती है? यही इस हिस्से का बहुत पावरफुल सवाल है। आपका सेंटर कहां है, बाहर या भीतर? यदि आपका सेल्फ वर्थ केवल लाइक्स पर टिका है तो एल्गोरिदम आपका मालिक है। यदि केवल डिजिग्नेशन पर टिका है तो ऑर्गेनाइजेशन आपका मालिक है। यदि केवल प्रेज पर टिका है तो दूसरों की ओपिनियन आपका मालिक है। फ्रीडम का पहला कदम शायद यह नहीं कि
दुनिया आपको कंट्रोल करना बंद करे। पहला कदम है आप यह जाने कि दुनिया आपको कहाँ कहाँ कंट्रोल कर सकती है। नॉलेज बहुत है, लेकिन सेल्फ नॉलेज। आज हम शायद इतिहास के सबसे इंफॉर्मेशन रिच समय में जी रहे हैं। हर 10 सेकंड में किसी देश की पॉपुलेशन जान सकते हैं। 1 मिनट में किसी फिलॉसफी का समरी, एआई से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोर्सेस कर सकते हैं, पॉडकास्ट सुन सकते हैं, बुक्स कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक स्ट्रेंज पॉसिबिलिटी है, आप दुनिया के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं और फिर भी स्वयं के बारे में बहुत कम। आप साइकोलॉजी की 10 बुक पढ़ सकते हैं और फिर भी अपने एंगर को जस्टिफाई करते रहे। आप रिलेशनशिप पॉडकास्ट सुन सकते हैं, फिर भी वही टॉक्सिक पैटर्न दोहराएं। आप इस स्पिरिचुअलिटी पर घंटों बोल सकते हैं और क्रिटिसिज्म मिलते ही ईगो एक्सप्लोड कर जाए। नॉलेज और ट्रांसफॉर्मेशन एक ही चीज नहीं है। द अनडिस्कवर्ड सेल्फ की अंतिम दिशा रिगरस सेल्फ एग्जामिनेशन और सेल्फ नॉलेज की ओर जाती है। यंग इंडिविजुअल को भीड़ में डिसॉल्व होने से बचाने के लिए स्वयं को गंभीरता से देखने पर जोर देते हैं। तो सेल्फ नॉलेज क्या है? मैं इंट्रोवर्ट हूं, मेरा पर्सनालिटी टाइप यह है, मैं एक्वेरियस हूं, मैं लॉजिकल पर्सन हूं। ये लेबल इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, लेकिन यंगियन सेंस में सेल्फ नॉलेज उससे डीपर है। जब आपको पावर मिलती है, आप क्या करते हैं? जब रिजेक्शन मिलता है, आपकी कहानी क्या बनती है? जब कोई आपको छोड़ता है, क्या आप दुख महसूस करते हैं या रिवेंज? जब कोई आपसे बेहतर करता है, क्या इंस्पिरेशन आती है या उसकी अचीवमेंट में फ्लॉ खोजते हैं? आप किन सिचुएशंस में झूठ बोलते हैं? कहाँ अप्रूवल चाहते हैं? कहाँ कवर्डिस को प्रैक्टिकलिटी का नाम देते हैं? कहाँ स्टबर्ननेस को प्रिंसिपल्स कहते हैं? कहाँ फियर को मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं बोल देते हैं? यही प्रश्न सेल्फ को खोजता है। आपका सबसे बड़ा ब्लाइंड स्पॉट? अब मैं आपसे एक एक्सरसाइज करवाना चाहता हूं। यह मेरी प्रैक्टिकल एडेप्टेशन है, पुस्तक का कोई प्रिस्क्राइब्ड एक्सरसाइज नहीं। कल्पना कीजिए आपके पास एक कैमरा है जो आपके शब्द रिकॉर्ड नहीं करता, वह केवल आपके रिपीटेड बिहेवियर को रिकॉर्ड करता है 1 साल तक। आप कहते हैं फैमिली मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। कैमरा देखता है आपने उन्हें कितना समय दिया। आप कहते हैं हेल्थ इंपॉर्टेंट है। कैमरा देखता है आपकी रूटीन क्या कहती है। आप कहते हैं मुझे पैसे की ज्यादा परवाह नहीं। कैमरा देखता है किस चीज से आपका मूड बदलता है। आप कहते हैं मुझे दूसरों की ओपिनियन से फर्क नहीं पड़ता। कैमरा देखता है क्रिटिसिज्म के बाद आपने कितनी देर उसे मन में रिपीट किया। यदि आपके वर्ड्स म्यूट कर दिए जाएं और केवल एक्शंस देखे जाएं, तो आपके बारे में कौन सी कहानी बनेगी? क्योंकि हम अपने इंटेंशंस को स्वयं को जज करते हैं, लेकिन जीवन हमारे पैटर्न से बनता है और रिपीटेड पैटर्न्स कभी कभी उस अनडिस्कवर्ड सेल्फ का फिंगरप्रिंट होता है जिसे कॉन्शियस माइंड स्वीकार नहीं करना चाहता। सबसे आसान तरीका स्वयं को खोने का एक रोल बन जाना। हम रोल्स निभाते हैं, मैनेजर, पेरेंट, हस्बैंड, वाइफ, टीचर, बॉस, एम्प्लॉय, क्रिएटर, सक्सेसफुल पर्सन, स्ट्रॉन्ग पर्सन, गुड पर्सन। प्रॉब्लम रोल में नहीं, प्रॉब्लम तब है जब रोल के बाहर कुछ बचता ही नहीं। एक व्यक्ति 30 साल तक अपने डिजिग्नेशन से जाना जाता है, फिर रिटायरमेंट, अचानक फोन कम बजने लगते हैं, लोग सर कहना बंद कर देते हैं, मीटिंग्स नहीं, केबिन नहीं, अथॉरिटी नहीं, और भीतर प्रश्न, अब मैं कौन हूं? यदि इस प्रश्न से पैनिक होता है तो शायद रोल और सेल्फ एक दूसरे से घुल चुके थे। दूसरा व्यक्ति सबके लिए अच्छा होने का रोल निभाता है, हर बात पर हाँ, हर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट, हर कन्फ्लिक्ट अवॉइड, और फिर एक दिन रिसेंटमेंट। क्योंकि वह काइंडनेस नहीं जी रहा था, वह रिजेक्शन का फियर मैनेज कर रहा था। सेल्फ को डिस्कवर करने का मतलब रोल्स छोड़ना नहीं, रोल्स को सही साइज देना है। आपका प्रोफेशन आपकी जिंदगी का हिस्सा है, पूरी आइडेंटिटी नहीं। आपकी सोशल इमेज आपका प्रेजेंटेशन है, पूरा अस्तित्व नहीं। आपका विजिटिंग कार्ड आपका सेल्फ नहीं है। एक सवाल जो शायद आपकी जिंदगी बदल सकता है,
अब मैं आपसे 5 सेकंड चाहता हूं, फोन मत देखिए, सिर्फ सुनिए। यदि आपको यह गारंटी मिल जाए, कोई आपको जज नहीं करेगा, कोई फेल होने पर हंसेगा नहीं, पैसे की बेसिक चिंता नहीं होगी और किसी को इम्प्रेस नहीं करना, तो आप अपनी जिंदगी के अगले 5 वर्ष किस काम में लगाएंगे? जो पहला आंसर आया उसे डिसमिस मत कीजिए, वह फाइनल ट्रूथ नहीं लेकिन क्लू हो सकता है। अब दूसरा प्रश्न, आप अभी वह क्यों नहीं कर रहे? रिस्पॉन्सिबिलिटी, फियर, मनी, फैमिली या अप्रूवल? हर बैरियर गलत नहीं, कुछ बैरियर्स वास्तविक हैं, लेकिन हमें कम से कम इतना तो पता होना चाहिए मैं क्या चाहता हूं और क्या मुझे रोक रहा है। वरना हम लाइफ उस प्रिजन में रह सकते हैं जिसकी कुछ दीवारें वास्तव में थी और कुछ हमने स्वयं बनाई थी। यहां यंग की बात का गलत अर्थ लेना आसान है। इंडिविजुअल बनने का अर्थ सेल्फिश होना नहीं, मुझे किसी की परवाह नहीं, मैं जैसा हूं वैसा हूं, सोसाइटी जाए भाड़ में। यह इंडिविजुएशन नहीं, यह इमैच्योरिटी भी हो सकती है। रियल इंडिविजुअलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाती है, क्योंकि अब आप यह नहीं कह सकते सब कर रहे थे इसलिए मैंने किया, बॉस ने कहा था, फैमिली चाहती थी, ट्रेंड यही था। जब आप कॉन्शियसली चुनते हैं तो चॉइस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी होती है। फ्रीडम रोमांटिक वर्ड है, लेकिन फ्रीडम का दूसरा नाम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। आप अपनी एंगर पहचानते हैं, अब वायलेंस जस्टिफाई नहीं कर सकते। आप जेलसी पहचानते हैं, अब दूसरों की सक्सेस को छोटा करके बच नहीं सकते। आप फियर पहचानते हैं, अब हर बार परिस्थितियों को ब्लेम नहीं कर सकते। सेल्फ नॉलेज हमें इनोसेंट नहीं बनाती, वह हमें अकाउंटेबल बनाती है। द अनडिस्कवर्ड सेल्फ का 7 दिन का एक्सपेरिमेंट। अब यदि इस वीडियो के बाद आप केवल बहुत डीप था लिखकर आगे बढ़ जाएं, तो कुछ नहीं बदलेगा। इसलिए अगले 7 दिनों के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट। फिर से स्पष्ट कर दूं, यह मेरा यंग इंस्पायर्ड प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है, पुस्तक में दिया हुआ 7 डे प्रोग्राम नहीं। ऑब्जर्व योर रिएक्शंस। आज केवल नोटिस कीजिए कौन सा व्यक्ति आपको डिस्प्रोपोर्शनेटली इरिटेट करता है, किस बात पर मूड तुरंत बदल जाता है। कुछ चेंज मत कीजिए, केवल ऑब्जर्व। एक उधार लिया हुआ विचार खोजिए, अपनी कोई स्ट्रॉन्ग बिलीफ चुनिए, करियर, मनी, रिलेशनशिप, सक्सेस, रिलीजन, लाइफस्टाइल, और पूछिए मैंने पहली बार यह बिलीफ कहां से सीखा? क्या यह कंक्लूजन मेरा है या इनहेरिटेंस? अपनी एक शैडो क्वालिटी लिखिए, ऐसी क्वालिटी। डे 3, अपनी एक शैडो क्वालिटी लिखिए, ऐसी क्वालिटी जिसे आप दूसरों में क्रिटिसाइज करते हैं। जेलसी, कंट्रोल, अटेंशन सीकिंग, एंगर, लेजीनेस, एरोगेंस। अब केवल इतना लिखिए, इसका कोई हिस्सा मेरे भीतर भी हो सकता है। जस्ट पॉसिबिलिटी, नो जजमेंट। डे 4, एक रोल उतारिए, कम से कम 30 मिनट्स। आप कोई डेजिग्नेशन नहीं, कोई सोशल रोल नहीं, फोन नहीं, बस बैठिए, वॉक कीजिए, लिखिए और पूछिए जब किसी को इंप्रेस नहीं करना तब मुझे क्या अच्छा लगता है। डे 5, एक अनकंफर्टेबल नो, जहां जेन्युइनली बाउंड्री की जरूरत है, रिस्पेक्टफुली नहीं कहिए, एग्रेशन के बिना, एक्सक्यूज के बिना। डे 6, एक अनकंफर्टेबल यस, जिस काम को फियर के कारण टाल रहे हैं उसका छोटा सा वर्जन कीजिए। फोन कॉल, एप्लीकेशन, कन्वर्सेशन, पेज लिखना, वीडियो रिकॉर्ड करना, बस पहला कदम। डे 7, अपनी जिंदगी का पैटर्न देखिए। एक पेज पर लिखिए, मेरी जिंदगी में कौन सी समस्या अलग अलग रूप में बार बार लौटती है। डिफरेंट बॉस, सेम कन्फ्लिक्ट, डिफरेंट रिलेशनशिप, सेम डिसअपॉइंटमेंट, डिफरेंट गोल, सेम प्रोक्रेस्टिनेशन। कई बार व्यक्ति बदलते हैं, जगह बदलती है, लेकिन पैटर्न वही रहता है और शायद वही कहीं आपका अनडिस्कवर्ड हिस्सा बैठा है। अगर दुनिया बदलनी है तो शुरुआत कहां से? हम बड़े प्रॉब्लम्स पर बात करना पसंद है। सोसाइटी खराब है, पॉलिटिक्स खराब है, सिस्टम खराब है, पीपल सेल्फिश हैं, जनरेशन खराब है। कभी ये क्रिटिसिज्म्स सही भी हो सकते हैं, लेकिन यंग की अनकंफर्टेबल डायरेक्शन हमें वापस इंडिविजुअल की ओर ले जाती है।
पुस्तक में वे इस डेंजर पर जोर देते हैं कि ग्रुप्स अक्सर एविल को अपोजिट साइड में देखते हैं, जबकि इंडिविजुअल अपनी शैडो कंट्रीब्यूशन को पहचानने से बच सकता है। हम कहते हैं उनमें हेट्रेड है, क्या मेरे भीतर नहीं? वे पावर हंग्री हैं, यदि मुझे पावर मिले तो मैं क्या करूंगा? वे बायस्ड हैं, क्या मैं अपनी पसंद के फैक्ट्स चुनता हूं? वे इनटॉलरेंट हैं, क्या मैं डिसएग्रीमेंट सुन सकता हूं? इसका अर्थ इनजस्टिस पर साइलेंस नहीं, इसका अर्थ है जब मैं दुनिया सुधारने निकलूं तो अपने भीतर के डिक्टेटर को साथ लेकर ना निकलूं। कोई व्यक्ति जो अपने डार्कनेस से अनजान है अक्सर उसे किसी नोबल कॉज के नाम पर जस्टिफाई कर सकता है। दुनिया को बचाने का दावा करने से पहले अपने भीतर यह देखना जरूरी है, मुझे पावर मिलने पर मैं कौन बनता हूं। क्या आप सच में स्वयं को जानना चाहते हैं? अब आज का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्या आप वास्तव में स्वयं को जानना चाहते हैं? क्योंकि हम अक्सर कहते हैं यस आई वांट सेल्फ नॉलेज, लेकिन वास्तव में चाहते हैं सेल्फ कंफर्मेशन। हम ऐसी ट्रुथ चाहते हैं जो बताए आप स्पेशल हैं, आप मिसअंडरस्टूड हैं, आप बहुत अच्छे हैं, गलती दुनिया की है। लेकिन क्या होगा अगर सेल्फ नॉलेज कहे कहीं गलती आपकी भी थी? जिस रिलेशनशिप को आप केवल दूसरे व्यक्ति की वजह से फेलियर मानते थे, वहां आपका पैटर्न भी था। जिस जॉब से आप नफरत करते हैं उसमें वर्षों बने रहने का डिसीजंस भी आपका था। जिस ड्रीम को आपने छोड़ा, हर बैरियर बाहरी नहीं था। तब क्या आप ट्रुथ को स्वीकार करेंगे? यही कारण है कि स्वयं को डिस्कवर करना कंफर्टेबल सेल्फ हेल्प नहीं, कभी यह मॉर्निंग है। हमें उस इमेजिनरी पर्सन का शोक मनाना पड़ता है जिसे हम समझते थे कि हम हैं, लेकिन उसके बाद एक अद्भुत पॉसिबिलिटी पैदा होती है। जब आपको परफेक्ट इमेज मेंटेन नहीं करनी, आप सीख सकते हैं, अपोलोजाइज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बाउंड्री बना सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति को आपकी कमजोरी पता है उसके पास बदलने का चांस है। जिसे लगता है उसके भीतर कोई वीकनेस है ही नहीं, वह उसका प्रिजनर बना रह सकता है। सबसे लंबी दूरी अपने आप तक। हम दुनिया देखने निकलते हैं, नई जगह, नई लोग, नई जॉब्स, नई रिलेशनशिप्स, नई अचीवमेंट्स। लेकिन शायद मनुष्य की सबसे लंबी जर्नी कुछ सेंटीमीटर्स की है। दुनिया जिस चेहरे को देखती है और भीतर जो व्यक्ति रहता है, उन दोनों के बीच की दूरी। द अनडिस्कवर्ड सेल्फ हमें कोई सिंपल फॉर्मूला नहीं देती। वह यह प्रॉमिस नहीं करती 7 दिन में अपने रियल सेल्फ को खोजिए। इसके विपरीत इसका प्रश्न ज्यादा डिफिकल्ट है। क्या आप अपने भीतर इतनी ईमानदारी से देख सकते हैं कि आपको अपनी अच्छाई के साथ अपनी डार्कनेस भी दिखाई दे? क्या आप भीड़ के बीच खड़े होकर अपनी सोच को जांच सकते हैं? क्या आप सोसाइटी के रोल्स निभाते हुए उन रोल्स के पीछे रहने वाले व्यक्ति को भूलने से बच सकते हैं? और क्या आप यह स्वीकार कर सकते हैं कि सेल्फ नॉलेज कोई डेस्टिनेशन नहीं, एक लाइफ लॉन्ग कन्फ्रंटेशन है? आज रात जब रूम शांत हो, सिर्फ एक प्रश्न लिखिए, मेरी जिंदगी का कौन सा हिस्सा ऐसा है जिसके बारे में मैं स्वयं से सच नहीं बोल रहा? आंसर फोर्स मत कीजिए, बस क्वेश्चन छोड़ दीजिए, क्योंकि कभी कभी सही प्रश्न सही आंसर से ज्यादा पावरफुल होता है। और शायद आपके भीतर रहने वाला वह अनडिस्कवर्ड पर्सन वर्षों से किसी आंसर की प्रतीक्षा नहीं कर रहा। वह केवल यह चाहता है कि पहली बार आप उसकी ओर देखें। दुनिया आपको हजारों नाम दे सकती है, सक्सेसफुल, फेलियर, स्ट्रॉन्ग, वीक, इंपॉर्टेंट, ऑर्डिनरी, लेकिन इन सभी लेबल्स के पीछे एक व्यक्ति है जिसे कोई स्टैटिस्टिक पूरी तरह डिफाइन नहीं कर सकता। और शायद जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं दुनिया मुझे क्या समझती है, बल्कि जब दुनिया की सारी आवाजें बंद हो जाएं तो मैं स्वयं को क्या पाता हूं। एक प्रश्न अभी बाकी है, कार्ल यंग स्वयं उस व्यक्ति तक कैसे पहुंचे जिसे वे सेल्फ कहते रहे? उनके अपने ड्रीम्स कैसे थे? उनके बचपन के वे कौन से एक्सपीरियंसेस थे जिन्होंने उनके पूरे साइकोलॉजिकल थॉट को शेप किया? फ्रूट से उनका रिश्ता कैसे बना और फिर क्यों टूटा?
और वह कौन सी इनर वर्ल्ड थी जिसे यंग केवल अपने पेशेंट्स में नहीं स्वयं के भीतर जी रहे थे। अगली यात्रा किसी थ्योरी की नहीं होगी, अगली यात्रा कार्ल यंग के अपने जीवन के भीतर होगी, उनकी मेमोरीज, उनके ड्रीम्स, उनके फियर्स, उनकी डिस्कवरीज और वे एक्सपीरियंसेस जिनसे एक साइकियाट्रिस्ट धीरे धीरे कार्ल यंग बना। हमारी अगली पुस्तक होगी मेमोरीज, ड्रीम्स, रिफ्लेक्शन या यंग के जीवन और इनर एक्सपीरियंसेस पर आधारित वर्क, जिसे उनके कन्वर्सेशंस, राइटिंग्स और एनीलिया जेफे के साथ कोलैबोरेशन से तैयार किया गया था। और वहां एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारा इंतजार करेगा, क्या यंग ने अनकॉन्शियस को केवल डिस्कवर किया था या पहले अनकॉन्शियस ने यंग को डिस्कवर किया था? यदि आप वह यात्रा चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए यंग, और यदि इस वीडियो में किसी एक प्रश्न ने आपको अनकंफर्टेबल किया तो वही प्रश्न कमेंट में शेयर कीजिए। हो सकता है आपका प्रश्न किसी दूसरे व्यक्ति को भी अपने भीतर देखने की हिम्मत दे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कार्ल यंग की दुनिया में हमने अभी केवल दरवाजा खोला है, असली कहानी अभी बाकी है। नमस्कार।